इतनी तो अकल होनी चाहिए साहब, क्या बताएं। Right, and let's go across to our friend from the Maharashtra Navnirman Sena, Mr. Ketan Naik. He's with us. Ketan Naik साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार केतन नायक साहब, नमस्कार। आपको गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम आपको श्री गणेशाय नमः। सर। वंडरफुल। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एमएनएस का जो कैंपेन था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मोहर लगा दी है कि भाई हर दुकान के ऊपर मराठी में साइनेज होगा। ग्रेट विक्ट्री फॉर राज साहब। ये राज साहब ठाकरे ने बहुत पहले कहा था और इसके ऊपर अमल भी हुआ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि इसके खिलाफ अपील में कौन गया था, मतलब कौन शॉपकीपर गए थे? वो क्या मुंबई महाराष्ट्र में नहीं रहना चाहते, वो उनको मराठी पसंद नहीं है? केतन नाइक साहब। सर इसके अगर आपको मूल में जाके देखना होगा कि जब ये मुद्दा उठा तभी राज साहब ने तो हमेशा उन बातों को ही उठाया है जो बातें ऑलरेडी कायदे में कही गई है जी, जिनका ऑलरेडी पूरी तरह अंतर्भाव हमारे संविधान में किया गया है। उन्हीं सारी चीजों को राज साहब ने सिर्फ अपने ढंग से जनता के सामने लाया और बाद में उसका एक आंदोलन में परिवर्तन हो गया था। तो ये जो पर्टिकुलरली मामला था सर, इसमें जो शॉपकीपर्स थे उनकी एक एसोसिएशन है। अब मुझे एग्जैक्टली उस एसोसिएशन का नाम नहीं पता, लेकिन कोई हमारे गुजराती भाई उसमें उस एसोसिएशन को लीड करते थे। वो जो कमिटी थी वो सारे उन व्यापारियों से भरी हुई थी और इनके मुंबई में कुछ बड़ी बड़ी आस्थापनाएं जो होती है जहाँ के अच्छे खासे बिजनेसेस होते हैं वो सारे इनके हाथ में थे। तो जब भी ये कायदे की बात हमारे तरफ से कही गई तो उन्होंने विरोध किया उस चीज को। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में हमने हमारे तरीके से उनको एक टाइमलाइन दी थी, डेडलाइन दी थी कि 10 दिन 15 दिन आप ले लीजिए, उसमें आप अगर नहीं करते हो फिर एमएनएस के पद्धति से यहाँ पे आंदोलन होगा। और आखिरकार वही हुआ। कुछ शीशे टूटे और फिर जाके मराठी पार्टियां पूरे मुंबई में हमें दिखने लगी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सर, ये मोस्टली उनका उस वक्त ऐसा कहना था कि हम लोग काफी टाइम से मुंबई में रह रहे तो हमें जरूरत नहीं है मराठी भाषा में लिखने की, जबकि कायदा कहता था कि आपको लिखने की जरूरत है। तो शायद ये वो लोग हैं जिनके पेट में थोड़ा सा दर्द था मुंबई को गुजरात को ना दिए जाने की वजह से, और मुंबई महाराष्ट्र में आई जो आ गई थी तब से ये दर्द लेके चल रहे थे और वो दर्द उनका सामने आया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पूरी तरह से मेरे को लगता है उनको दवाइयां दे दी है और उनको बता दिया है कि अब तो कायदे से बिहेव कर लो। बट इज दैट वेरी स्ट्रेंज, आई मीन वेरी फ्रैंकली केतन नाइक साहब, बड़ा अजीबोगरीब लगता है मुझे एंड आई फील समवॉट एंग्री। प्रदीप जी, दिस इज वेरी अननोइंग। आप पैसा यहाँ कमा रहे हैं, महाराष्ट्र में रह करके आप मल्टी बिलियनर बन गए हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और आप मराठी भाषा में साइनेज नहीं लिखेंगे। कोई आपको ये तो नहीं बोल रहा कि आप अंग्रेजी में ना लिखें, हिंदी में ना लिखें, गुजराती में ना लिखें, लेकिन मराठी में लिखना पड़ेगा। तो ये किस किस्म की प्रवृत्ति है? मेरी समझ के बाहर है। अरे भाई, अगर तुम्हें मराठी भाषा पसंद नहीं है तो महाराष्ट्र के बाहर जाओ ना यार, क्यों यहां पर हो? सर केतन नाइक साहब। सर बिल्कुल, ये अभी सर इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको कायदे की बात समझ में आती नहीं है जी। अब जब हर अगर किसी भी स्टेट में आप जाइए, आप साउथ के किसी स्टेट में जाइए तो वहां पे उनकी भाषा का सम्मान करना सब सीखते हैं। अब सर मेरा नेटिव प्लेस गोवा है। मैं आपको बता दूं सर, गोवा में छोटी मोटी भी दुकान अगर होती है, अगर कोई मिठाई की दुकान होती है या कुछ और किराने माल की दुकान होती है, तो अगर हमारा मारवाड़ी भाई वहां पे उस दुकान का धंधा कर रहा है तो सर उसको पूरी कोंकणी आती है। और वो आज से नहीं, वो भी सदियों से वहां पे धंधा कर रहा है, लेकिन उसे पूरी कोंकणी लैंग्वेज आती है। जब आप दुकान पे जाते हो, और अभी मुझे ठीक से अगर कोंकणी आती नहीं है, लेकिन अगर मैं मराठी में भी बात करना शुरू करूं तो वो कोंकणी में हमसे संवाद करता है जी। तो इनका दर्द कुछ और है। इनका दर्द मतलब कहीं और अटका पड़ा है। इनको कायदे समझ में आते हैं, ऐसी बात नहीं कि इनको कायदे समझ में नहीं आते। अगर कायदे समझ में नहीं आते तो ये कैश ट्रांजेक्शन से यूपीआई पे, जीएसटी भरने पे, ये सब पे नहीं आते। तो इनको सारी चीजें समझ आती है, सिर्फ करनी नहीं है। तो फिर हमें स्टैंड लेना पड़ता है और हमें हमारे तरीके से उनको करने लगाना पड़ता है। ये नौबत हम पे आए ही नहीं अगर ये कायदे का ठीक से पालन करे। केतन नाइक जी, बहुत बड़ा दूसरा मुद्दा था मनसे का कि वही मुंबई गोवा हाईवे, रविंद्र चौहान जी का गारंटी वन वे मोटरेबल होगा। आप लोग ने बहुत संघर्ष किया, राज साहब खुद वहां पर मीटिंग्स लिए, आप खुद गए, आप जैसे सब लोग जितने मनसे के नेता है टॉप के, वहां जाके संघर्ष किए, लोगों से मिले, आंदोलन कर दिया, मगर अभी भी वही है, सिर्फ होर्डिंग्स लगे कि काम हो गए।
रविंद्र चौहान जी के होर्डिंग्स पूरे मुंबई गोवा में हाईवे में लगा है, मगर अभी भी वो इट्स नॉट मोटरेबल। केदार नाइक जी, संघर्ष अभी जारी रहेगा आपका? सर, जैसे हमारे राज साहब ने, हमारे सारे नेताओं ने कहा था कि ये सिर्फ एक गणेशोत्सव होने से पहले जनता को शांत रखने के लिए कही गई हुई बात थी, और आखिर में वही साबित हुआ। बिल्कुल भी रोड मोटरेबल नहीं था। लोगों को 18-18 घंटे सिर्फ रत्नागिरी तक पहुंचने में लगे। आगे सिंधुदुर्ग की बात ही छोड़ दीजिए, रत्नागिरी पहुंचने के लिए लोगों ने 18-18 घंटे का सफर किया है। साथ ही साथ अभी तक गणेशोत्सव खत्म भी नहीं हुए हैं। अभी बहुत सारे लोग तो 11 दिन का गणेशोत्सव करके भी रिटर्न आएंगे, तो रिटर्न आते समय भी उन लोगों को उसी समस्या का सामना करना पड़ने वाला है। तो कोंकण की जनता को सर, एटलीस्ट मैं कहूंगा कि हम लोग ये बताने के लिए मतलब सक्सेस हमें मिला है कि ये किसका किया कराया है और ये किन लोगों की वजह से हुआ है। हमें जो प्रतिक्रिया है रोज के रोज यहाँ पे सोशल मीडिया पे कह लीजिए या पर्सनली फोन पे कह लीजिए जो मिलती है, उससे कोंकण की जनता को पता चल गया है कि ये इस रोड की इस हालत के लिए जिम्मेदार आज तक सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, और उनके ही बदौलत इस रोड की समस्या को उनको सामना करना पड़ता है। तो केदार नाइक जी, अभी भी जो भी कम्यूट करते हैं यहाँ से सावंतवाड़ी, यहाँ से आगे जाके गोवा, तो आपको वही रूट पसंद करना सबको पसंद रहेगा कि वही पुणे एक्सप्रेस हाईवे, सतारा, सांगली, आगे जाके कोल्हापुर, तो वही रूट लेना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं है। भले कुछ 200-300 किलोमीटर ज्यादा घूमना पड़े, लोग वही सोचते हैं कि वही रोड लेके सेफली हम लोग पहुंच जाएंगे। कैसे दैट इज द ट्रूथ सर। सिर्फ खड्डों से बचने के लिए लोग कोल्हापुर वाला रोड लेते हैं। अगर इस रास्ते पे खड्डे ना हो तो कोंकण में जाने वाला कोई भी व्यक्ति उस रोड का इस्तेमाल करेगा नहीं, क्योंकि सर उस रोड का इस्तेमाल करने के बाद में उनको किसी ना किसी घाट रास्ते से नीचे आना पड़ता है, प्लस उनको बहुत ज्यादा दूर जाके अंदर आना पड़ता है। तो अगर इस रास्ते पे खड्डे ना होते, रास्ता छोटा भी अगर होता, पुराना रास्ता होता, लेकिन बिना खड्डों का रास्ता अगर होता, तो सारे लोग नीचे से ही सफर करते। लेकिन इनको वो करने नहीं देना ना सर। इस रास्ते के, जैसे सर ने पिछली बार कहा था कि ये रास्ता ना बनने की वजह सिर्फ प्रशासन में नहीं है, तो ये रास्ता ना बनने की वजह इनके रिकरिंग फंड्स में भी है, जो इनको शायद लगता है कि ये रास्ता इनको सालों साल पैसा देता रहे, ना कि एक बार ये अच्छा बन जाए और इनके पैसे बंद हो जाए। तो यही सारी कारण है सर इनके रास्ता ना बनाने के लिए, और ये आज इस गणेशोत्सव के निमित्त से साबित हो चुका है कि इनकी क्या वृत्ति और इनकी क्या प्रवृत्ति इस रास्ते को लेकर। Right, and Mr. Kedan Naik, this is for the information of our viewers. The gentleman whose name Mr. Kedan Naik was forgetting is an old friend of ours, and we've had a lovely debate on this for a long time with him. Mr. Viren Shah. जी, वीरेन शाह उनका नाम है। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के हैं, जिनके ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाय द वे 25,000 रुपए का फाइन लगाया था इनके ऊपर, कि आप इसके ऊपर अपील करके यहां पर आए, आपको शर्म नहीं आती है क्या? आप मुंबई में रहते हैं और आप मुंबई में मराठी में अपनी साइनेज नहीं लगाना चाहते हैं, आप 25,000 रुपए फौरन भरिए। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, एंड आई बिलीव द बेंच ऑफ जस्टिस नागरत्ना एंड जस्टिस व्याल was very stringent today. They said very clearly within 2 months you have to put it up. That's it. तो मतलब I find this very strange. Why would anybody not want to put up Marathi? और इनकी खुद की जो दुकान है, भाई साहब की, वीरेन शाह साहब जो हैं, इनकी खुद की जो दुकान है बिल्कुल पुलिस कमिश्नर साहब के ऑफिस के बिल्कुल सामने, मतलब right in front of him. That thing is there. कि ये मतलब क्या प्रवृत्ति है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया अभी तक। तो इसका मतलब जो राज साहब पहले दिन से बोला करते थे, अगर महाराष्ट्र में रहना है तो यहाँ के कायदे कानून और यहाँ की परंपरा के तहत चलना होगा, सीधी सादी बात है। सो वन मोर फेदर इन द कैप ऑफ मिस्टर राज ठाकरे। सो कंग्रेचुलेशंस केदार नाइक साहब। इसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? सर, मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया कि ये किसी एक व्यक्ति की करी कराई नहीं थी, तो ये कुछ लोग थे जिनका ये मानना था कि इस मुंबई को संयुक्त महाराष्ट्र जो हुआ उससे पहले इस मुंबई को गुजरात को दिया जाना चाहिए, ये जिनकी डिमांड थी। ये उन लोगों के पेट का दर्द था जो बार बार सामने आता है। हाईकोर्ट ने इनको फाइन लगाने के बावजूद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की हिम्मत की, उससे कुछ बदला तो नहीं सर। बहुत सारे हमारे व्यापारी भाई बहन थे जो इन्होंने अपने दुकानों की जो साइन बोर्ड थे उनको उन्होंने मराठी में कर दिया था, बड़े अक्षरों में देवनागरी फॉन्ट में उन्होंने लिख दिया था, और नीचे छोटे अक्षरों में इंग्लिश उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था।
बड़ी सारी जो मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस होती है, फिर वो टाटा होने दीजिए या कोई और होने दीजिए, उन्होंने तो शुरू से ही अपने ब्रांडिंग में मराठी लैंग्वेज का पूरी तरह से ठीक से इस्तेमाल किया हुआ था। लेकिन सर ये जो व्यापारी है जिनको हम अभी गणेशोत्सव हो गया, हमारी पार्टी की तरफ से सर कैंपेन लिया गया था कि लोकल लोगों से बाय करिए, मतलब गणेशोत्सव की जो भी खरीदारी आपको करनी है वो लोकल लोगों से करिए। दादर में हमारे एक नेता है, उन्होंने तो वहां पे बाजार पेट लगाई थी और उसमें कहा था कि यहाँ पे आके आपको गणेशोत्सव का सब सामान मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम हमारी तरफ से हमारे लोकल व्यापारियों को जितना हो सके सपोर्ट ही करते हैं। लेकिन सर ऐसे भी लोग होते हैं, ये इस माध्यम से हमें देखने मिलते हैं। Which is terrible, absolutely terrible. केदार नाइक जी, दूसरा मनसे का बहुत बड़ा कैंपेन अभी चल रहा है। जिस प्रकार चंद्रशेखर बावनकुले ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता सम्मेलन में बोला कि ये आपका काम है कि ऑपोजिशन लीडर्स के खबर मीडिया में नहीं आना चाहिए, उसमें मनसे ने स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन लिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, इसको कोई पार्टी रोक नहीं सकते। अगर वो रोकता है तो पूरे फ्रीडम पे वो एक्स मार रहे हैं। तो राज साहब ने शायद और मनसे ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया, जिस प्रकार से बावनकुले ने अपने बीजेपी के लोगों को कहा कि यू ट्राई एंड स्टॉप, आप रोकिए, जो ऑपोजिशन का खबर जो छपता है उसको रोकिए। तो आप इस चीज को कैसे देखते हो? मनसे ने क्लियर कट ऑब्जेक्शन उठाया, बोले दिस इज नॉट इन ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेसी। केदार नाइक जी। सर बिल्कुल, ये भी जैसे मैं कहता हूं कि ये ऊपर से नीचे आता है। जिस पार्टी की जो टॉप लीडरशिप होती है वो जिस तरह से उनके सीनियर लीडर्स को मार्गदर्शन करती है, वही मार्गदर्शन नीचे कार्यकर्ता तक आता है। तो ये आप मीडिया से कौन कितना बात कर रहा है, कौन सी गवर्नमेंट चेंज होने के बाद किस गवर्नमेंट ने मीडिया के साथ कितनी बात की है, इसका अगर एनालिसिस आप देखेंगे तो आपको पता लगी जाएगा कि मीडिया को थोड़ा सा दूर ही रखना ये पसंद करते हैं। मीडिया के तीखे सवालों को दूर रखना ये पसंद करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अवॉइड करते हैं, तीखे सवाल इनको नहीं चाहिए होते। तो यही इनका आज का कहने, मतलब जो पेट में था वो जुबान पे आ चुका है। कार्यकर्ताओं की सभा में इस तरह का वक्तव्य करना और मीडिया को मैनेज करके चलो, इस तरह का एक तरह से इसका अर्थ है। और देवेंद्र फडणवीस साहब को भी इनको अभी प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, उनको भी उनकी तरफ से कहना पड़ रहा है। मतलब मुझे तो लगता है बावनकुळे साहब जब से आए हैं, इस प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बने हैं, उन्होंने तो उनकी टॉप लीडरशिप को मतलब गोते में ही लाया है। उनको ईज ऑफ वर्क करने से ज्यादा उन्होंने उनको गोते में ही लाया और मुझे लगता है आगे भी वो लाते रहेंगे। लेकिन हाल ही में मुझे लगता है, मुझे ऐसा लग रहा, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि वो पाडलकर साहब ने जो कुछ बोला है अभी अजीत दादा पवार के लिए शायद दैट मे हैव बीन द ट्रिगर, क्योंकि वो डांगर समाज से हैं और उन्होंने क्या वो शरद पवार जी के लिए एक स्पेशल वर्ड इस्तेमाल किया, चालाक भेड़िया ऐसा कुछ करके बोला है। और ये कहा है कि अजीत दादा पवार और सुप्रिया सुले भी उसी परिवार के हैं, इनको हम लोग बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते और हमारे लिए अजीत दादा पवार डिप्टी सीएम नहीं है। तो पाडलकर साहब ने ऐसा बोला है। तो वो तो बीजेपी में है। और जो सामने से रिस्पॉन्स आया देवेंद्र फडणवीस जी का भी बड़ा ल्यूकवार्म सा, बड़ा जो कोसे पानी का रिस्पॉन्स होता है वो था कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? सर पहली बात तो बीजेपी को इस तरह के लीडर्स की जरूरत क्यों पड़ी, ये संशोधन का विषय है। जिस बीजेपी में अच्छे अच्छे वक्ता, अच्छे अच्छे सोच रखने वाले लोग हुआ करते थे जी, उनको इस तरह के लोग लगते क्यों है? ये पॉलिटिकल कंपल्शन है क्या, या ये किस तरह के से इनकी जो एक मतलब इनका जो सफर रहा है आने वाले मतलब पिछले कुछ समय से, तो इनको ऐसे लोग क्यों लगते हैं, ये मुझे सवाल पड़ता है। और अच्छा, इन लोगों को अपने ले भी लिया है अगर, तो इनको थोड़ा अपने जैसा भी तो बना लो। आपकी जो पार्टी की जो एक आइडियोलॉजी थी उसके क्लासेस में तो इनको भेजो। हमारे यहाँ भाईंदर में इनकी एक प्रबोधिनी चलती है, मार्गी प्रबोधिनी, इनको तो महीनों महीनों वहां पे रखना चाहिए इन्होंने, ताकि इनकी थोड़ी लैंग्वेज भी सुधर जाए और इनको आइडियोलॉजी भी समझ में आ जाए। ये हमेशा ऐसा कुछ स्टेटमेंट करते हैं जो कि महाराष्ट्र के बहुत ही सीनियर लीडर्स होते हैं। अभी सर मैं अगर पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं तो मैं किसी अलग पार्टी के बहुत ही टॉप लीडरशिप पे ऐसे गंदे स्टेटमेंट नहीं कर सकता। ये संस्कार हमें पार्टी से दिया जाता है, लेकिन इनके संस्कार ही गायब हो चुके हैं, इनके संस्कार ही कहीं पे इन्होंने पीछे छोड़ चुके हैं। इसका ये मूर्तिमंत उदाहरण पाडलकर जी को कहा जाएगा। तो यानी जो पाडलकर जी ने यहाँ पर कहा वही रमेश बिदूरी जी ने पार्लियामेंट में कहा। बिल्कुल। ये हो क्या रहा है? मुझे लेकिन अंदर से साहब मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। केदार नाइक साहब, आई एम वेरी डिस्टर्ब। मतलब आज तक कभी इस किस्म की शब्दावली का प्रयोग करते हुए मैंने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं सुना, मैंने नहीं सुना साहब। क्या है ये, क्या हो रहा है? अब मतलब ये सर ये सारे स्टेटमेंट ये मराठी में कर रहे हैं, अभी मेरी हिंदी सर उतनी साफ नहीं है,
लेकिन फिर भी मेरे मुंह से ऐसा कुछ स्टेटमेंट किसी पार्टी लीडर के लिए नहीं निकलेगा कि मतलब उसको आप कहे कि गलत कह दिया। ये मराठी में ही जो इनकी लैंग्वेज है, इनकी मदर टंग है, उसी में अगर ये इस तरह के स्टेटमेंट कौन सा फ्रेज कहां पे यूज करना है ये भी अगर इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको विधान परिषद पे आमदार कैसे बनाया गया है? ये सवाल तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप को, देवेंद्र फडणवीस साहब को पूछना होगा। जरूर बात। केतन नाइक जी, बट द बीजेपी इज डेस्परेट प्रदीप जी। अगर आप देखें no, जो वो बीजेपी का ऐसा है कि वो किसी भी तरीके से हर पार्टी का हर बंदा उनके पास आना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और उनको ट्रेनिंग भी नहीं देते हैं कि आपको हमारे संस्कारों का किस प्रकार। व्हाई आर दे सो स्कैर्ड? प्रदीप जी आप पूछिए प्लीज। नो, अभी आपने मनसे का एक एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चला केतन नाइक जी, इट वाज वेरी सक्सेसफुल। मनसे का एम्प्लॉयमेंट ड्राइव आखिरकार यह है कि कोई पार्टी तो सोच रहा है कि हमारे बच्चों को कुछ नौकरी मिलना चाहिए, किधर फिट होना चाहिए, किसी को कुछ पढ़ाने। फडणवीस जी सिर्फ कहते हैं कि महाराष्ट्र हम लोग टेक ओवर करने के बाद नंबर 1 स्टेट होगा, इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से नंबर 1 है, काम एडमिनिस्ट्रेशन और इंडस्ट्रीज के हिसाब से नंबर 1 है फडणवीस साहब के जवानी। मगर वस्तुस्थिति नीचे कुछ और है, रिजर्वेशन के झगड़े, लोगों को नौकरी नहीं है। आपका ड्राइव, मनसे का एम्प्लॉयमेंट ड्राइव बहुत सक्सेसफुल रहा, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? किस प्रकार से हुआ, क्या हुआ मनसे का एम्प्लॉयमेंट ड्राइव जो किया आपने? सर, हमारी पार्टी की तरफ से बहुत ही ज्यादा, हमारे पास तो एक विंग ही है जो स्पेशली रोजगार के लिए काम करती है, जिसमें नौकरियां और स्वयं रोजगार, इन दोनों पे पार्टी की तरफ से बहुत शुरू से, मतलब राज साहब ने जब पार्टी बनाई उसके साथ में जो कुछ विंग्स आई थी उसमें से एक विंग रोजगार की भी है। उसके माध्यम से जगह जगह पे एम्प्लॉयमेंट देने का काम चलते ही रहता है। जॉब फेयर्स होते हैं, वो वार्ड लेवल पे भी होते हैं, वो मुंबई लेवल पे भी होते हैं। इन सारे जॉब फेयर के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को आज तक रोजगार दे चुके हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे, मतलब वार्ड लेवल पे इन रोजगार कैंपेन का हम लोग इस्तेमाल करने वाले और बहुत सारे लोगों तक नौकरियां पहुंचाने वाले। तो सर, ये निरंतर चलने वाला एक कार्यक्रम है। ये ऐसा नहीं होता कि कुछ इलेक्शन आ गया इसके लिए लगाओ या उसके कोई और इवेंट आ गया इसके लिए लगाओ, लेकिन इस कार्यक्रम का आयोजन हमारी पार्टी के अनेक कार्यकर्ता अलग अलग लेवल पे लगातार करते रहते। केतन नाइक जी, यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, छोटी सी बात। 93 में आई वॉज द एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़पेपर आता था मुंबई में, जिसके फ्रंट पेज पे बुलडॉग होता था। द डेली के साथ में बुलडॉग होता था, द डेली। 94 या 95 की बात है, राज ठाकरे जी की तरफ से मुझे एक चिट्ठी आई। ही वॉज एट दैट टाइम आई थिंक हैंडलिंग द लेबर यूनियन, यंग पीपल लेबर यूनियन ऑफ द शिवसेना। और आई स्टिल रिमेंबर ही हैड सेड कि अगर आपके पास ये सब पोस्ट एम्प्टी हैं, सो वी हैव गॉट वेरी गुड कैंडिडेट्स, इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स, बिकॉज योर्स इज एन इंग्लिश पेपर। जी, वी हैव गॉट good English speaking candidates and English writing candidates. Can we send them for an interview to you in case you have these posts open? Let me tell you, Raj Saab, Mr. Raj Thakre has been working on this since then. तब से ही एम्प्लॉयमेंट के ऊपर मराठी यूथ को कैसे एम्प्लॉय करना है। आई स्टिल रिमेंबर वी वर एबल टू टेक अबाउट 8 people, 8 लोगों को नौकरी मिल गई थी द डेली में, याद है मुझे। This was around 95, if I'm not mistaken. And all of them went on to become good journalists. They're all employed in very big newspapers now. But I still remember Mr. Raj Thakre started work on recruitment of Marathi youth everywhere. So this is nothing new for him. ये जबरदस्त काम है और मुझे ऐसा लगता है केतन नाइक जी, इसको जरा ज्यादा पब्लिसाइज करना चाहिए आपको। लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि आपने अभी बात छेड़ी, प्रदीप जी ने अभी बात छेड़ी, मुझे मालूम नहीं था, प्रदीप जी ने अभी बात छेड़ी तो इसलिए मुझे याद आया। केतन नाइक जी, सर, प्रदीप जी का तो बहुत ही डिटेल में ध्यान होता है मुंबई में घटने वाली हर घटना पे, तो उनको तो पता होता ही है। लेकिन ये जो कैंपेन हमारी तरफ से चलते हैं, अभी जैसे आपने राज साहब की बात की, आपसे भी सर हमें बहुत सारी ऐसी बातें सुनने मिलती है, तभी तो हम स्कूल में हुआ करेंगे, मतलब 94, 93 की अगर आप बात कर रहे हैं। लेकिन सर, राज साहब के हाथ में तभी शिव उद्योग सेना थी, शिवसेना की एक व्यक्ति, शिव उद्योग सेना। और उस शिव उद्योग सेना के माध्यम से उस समय राज साहब ने बहुत सारे लोगों को, तभी ऐसा चलता था कि जॉब्स नाकारे जाते थे, महाराष्ट्रियन है बोल के भी बहुत सारे ऐसा एग्जांपल है कि जॉब रिजेक्शन मिलते थे। लेकिन राज साहब की चिट्ठी अगर वहां पे गई और बाद में अगर हम उनके सैनिक वहां पे अगर गए तो वो कंफर्म जॉब मिलती थी और वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलती थी। ऐसा नहीं था कि कैंडिडेट उस जॉब के लिए फिट नहीं है और उसको जबरदस्ती हम लोग घुसाते थे।
जो कैंडिडेट जिस जगह पे फिट होता था वहीं पे वो लोग जाते थे, और आज भी उसी तरीके से काम चलता है सर। तो राज साहब का तो सर मतलब ये जो काम चला है, आप अगर आपने जैसे लास्ट टाइम कोट किया था कि शिवसेना के पूरी जर्नी में उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, उसी योगदान के दौरान की ये सारी बातें हैं। उन्होंने बहुत सक्षम तरीके से उस वक्त भी वो चीजें की थी और आज भी वो कर रहे हैं। लेकिन अब ये बताएं, जो प्रदीप जी ने आपसे सवाल पूछा मुंबई गोवा हाईवे के ऊपर, अब ये मुंबई गोवा हाईवे का जो मसला है, ये यार ये वो नेवर एंडिंग स्टोरी जो होती है वो है, मतलब पार्ट 1 2 3 जैसे वो सीरियल होते हैं ना, मतलब किसी भी तरीके से कुछ भी करके आगे कर दो, कुछ भी कर दो मतलब आपको सीरियल बढ़ाना है तो वही कर। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, ये बताएं। और मेन चीज, दिग्गज नेता जो केतन नाइक जी बोल रहे थे, दिग्गज नेता राणे, पूरे कुटुंब, नारायण राणे जी का, केसरकर, अभी केसरकर है, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आप देखो सब दिग्गज नेता लोग हैं। सेंटर में भी मिनिस्ट्री में है, स्टेट में भी मिनिस्ट्री में है, और हमेशा वेरी पावरफुल रहा। कोंकण इस क्षेत्र में बहुत पावरफुल रहे ये सब लीडर। इंस्पायर्ड 17 साल से, केतन जी 17 साल वो रोड नहीं बना। क्या आपको लगता है वेस्टेड इंटरेस्ट है, टोटल वेस्टेड? जैसे आपने बीच में कहा कि ये इनका मिल्किंग गाय है, कामधेनु गाय है, हमेशा पैसा आता रहेगा, लोगों का परवाह नहीं है इनको। सर ये तो हमेशा से चलती आ रही बात है, लेकिन आपको एक मैं इस माध्यम से बता दूं कि ये कुछ भी करे, हम रुकने वाले नहीं है। जिस दिन राज साहब ने इस विषय को अपने हाथ में लिया, तभी हर महाराष्ट्र सैनिक ने ठान लिया था कि अब इस विषय का निर्णय लगने तक इस पे काम चलेगा। आपके परिचित हमारे योगेश सिले जी जो है, उनका निरंतर इस विषय पे काम चल रहा है। हमारे पार्टी के नेता संदीप देशपांडे जी हो गए, अविनाश जाधव जी हो गए, मनोज चौहान जी हो गए, ये सारे नेता अपनी अपनी तरफ से इस पे काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे हम लोग का एक वहां पे वॉक करने का जो कैंपेन हुआ, उसी तरीके के और भी अनेक कैंपेन आपको दिखने मिलेंगे। जब तक ये रोड अच्छी बन नहीं जाती, हम ना थकेंगे ना हम ना रुकेंगे। वंडरफुल। दूसरा इश्यू है मराठवाड़ा में पानी। राज साहब ने बहुत डिटेल में इस विषय में इश्यू उठाया था कि इतने साल के बाद भी मराठवाड़ा में फडणवीस जी के प्लान पे प्लान है कि घर घर पानी, सेंटर के प्लान है हर घर नल से जल, फिर जल जीवन मिशन, तो अलग अलग प्रकार से जो उन्होंने क्या, जल युक्त शिविर। इसके बाद भी राज साहब का कहना है कि मराठवाड़ा में पानी से अभी भी संघर्ष जारी है। तो मनसे का क्या कोई प्लान है? बिकॉज देवेंद्र फडणवीस जी, नरेंद्र मोदी इतने मेहनत करने के बाद भी, इतने स्कीम्स अनाउंस करने के बाद भी मराठवाड़ा राज साहब से के हिसाब से इस जल से बहुत दूर है, पानी से, पीने का पानी से बहुत दूर है। कैसे क्या कैंपेन होगा आगे जाके? हाउ डू यू सी इट केतन नाइक जी? सर अगर इस महाराष्ट्र के इरिगेशन डिपार्टमेंट की कोई अगर ठीक से इंक्वायरी करे और कोई सच्चे दिल से इसका सॉल्यूशन ढूंढने की अगर कोशिश करे, तो सर ये सारे लोगों के कच्चे चिट्टे बाहर आ जाएंगे। इरिगेशन में कितना पैसा पानी में गया, इसका हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा सर। आपको बता दूं कि बहुत सारे नेता, बहुत सारी गवर्नमेंट में रहने वाले नेता इजराइल तक का दौरा करके आते हैं। इजराइल तक वो विजिट करके आते हैं कि वहां पे खेती कैसे होती है, पानी का इरिगेशन कैसे हो रहा है, ये सारा चीजें देखने जाते हैं। क्योंकि वो जमीन थोड़ी कंपैरिजन में बंजर कही गई है, वहां पे कुछ उगता नहीं है ठीक से, ऐसा कहा गया, लेकिन फिर भी वहां पे मॉडर्नाइज खेती कैसे हुई और सारी चीजें देखने जाते हैं। सर इनके दौरों पे जो खर्चा होता है उसके बाद में हमारे हाथ में क्या आता है? अभी महाराष्ट्र, अभी औरंगाबाद और मराठवाड़ा की अगर संभाजीनगर की बात करूं, तो वहां पे सर अभी रिसेंटली इन्होंने इतने बड़े पैकेजेस दिए। सर आप भी यही है, मैं भी यही हूं, आने वाले समय में आप देख लीजिए इस पैकेज का क्या नतीजा निकला। सच में जनता को फायदा मिला या नहीं मिला, ये तो आने वाले 2.5 साल की गवर्नमेंट जब खत्म हो जाएगी तभी हमको पता चल जाएगा। क्योंकि सर करने की इच्छा शक्ति जो होती है वो इनमें है नहीं, सिर्फ जनता की आंखों में धूल डालने के लिए काम करने का। उसमें सारे पैकेजेस बोल देंगे, फिर कुछ और योजना जाहिर कर देंगे, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता सर। वहां का किसान, वहां के सारे लोग पानी से त्रस्त है। हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बार वहां पे मोर्चा हुआ है, आंदोलन हुआ है, पानी की समस्या का पूरा हम लोगों ने बताया है कि कैसे समस्या हो रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये भी हमारी तरफ से कैंपेन के जरिए बताया गया, हमारी ब्लूप्रिंट में बताया गया। लेकिन सर सॉल्यूशन देने की अगर इच्छा शक्ति ही ना हो तो सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। और दूसरी चीज यहां पर ये है, ये राज ठाकरे जी ने पहले कहा था कि भाई आप क्रॉप पैटर्न को अगर चेंज कर दोगे, वहां के शुगर केन लगाना शुरू कर दोगे मराठवाड़ा में, तो क्या होने वाला है।
रेगिस्तान बना देंगे। अभी तो क्या हो गया, सच अ डेंजरस सिचुएशन। आई एम सॉरी, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आई सेड द सेम थिंग yesterday, I am saying it again, I have been saying the same thing now for the last 1 year. For God's sake, you are destroying the underground water table of मराठवाड़ा। अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है मराठवाड़ा का तकरीबन खत्म हो गया है। आपने जेट पंप लगा दिए हैं। You have gone 300 meters, 400 meters, 500 meters down just to be able to get water, because that sugarcane crop sucks out all the water from underground। और अभी जो आपके अंडरग्राउंड वाटर के जो रिजर्वॉर्स हैं उनको you'll have to recharge. How will you recharge them? It will take a long time. You will have to go back to your old crops. जो आपकी पुरानी क्रॉप्स हुआ करती थी उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पर केदार नायक जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि शुगर केन 2 या 3 सीजन के लिए जो बहुत अच्छी क्रॉप हुई, लोगों को पैसा मिला, लोगों की आदतें खराब हो गई, लोगों को लगा कि हर साल पैसा मिलेगा। ये आप कैसे समझाएंगे लोगों को कि भैया वापस जाओ, ये अपना जो क्या है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग, साबूदाना लगाओ, अपना सोयाबीन लगाओ, जो आप पहले लगाया करते थे, बाजरा, मिलेट्स वगैरह लगाओ, दाल लगा लो, ये बहुत बढ़िया है मराठवाड़ा के लिए। ये गन्ने की खेती करोगे तो यू आर इनवाइटिंग ड्राउट, मतलब आप इनविटेशन दे रहे हो आगे जा करके कि सूखा पड़ेगा ही पड़ेगा। केदार नायक साहब, आप लोगों को समझाएंगे कैसे, ये बताएं। सर यही तो मैं कहता हूं कि ये लीडर का काम होता है। जिस पार्टी के हाथ में सत्ता है, पॉलिसीज बनाना उनका काम होता है। उनको पॉलिसीज बना के उस पर्टिकुलर रीजन के लोगों को बताना होता है कि आप अगर ये करोगे तो आपका ये अंजाम होने वाला है, और अगर इसमें कुछ बदलाव चाहते हो, कुछ अच्छा चाहते हो, तो ये आपको करने की आवश्यकता है। ये स्टडी रिसर्च के साथ में लोगों के सामने रखना होता है, उसकी जन जागृति करनी होती है। तहसील कार्यालय आपके बने पड़े, वहां पे जानकारी देनी होती है। लेकिन सर ये हवा में जब छोड़ देते हैं ना चीजों को, तब ये हाल होता है। और आज तक उस रीजन के सारे जितने भी नेता बड़े बड़े बने, उन्होंने कभी इस विषय में डिटेल में जाके पढ़ाई की नहीं, उसमें अभ्यास किया नहीं। उसी का नतीजा आज वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम निकल के आएंगे सर, वहां की अगर लिस्ट आप निकालोगे तो नेताओं के बहुत बड़े बड़े नाम सामने आएंगे, लेकिन उसका समाधान नहीं मिल पाया। अब वहां से सर मजदूर जाता है पूरे महाराष्ट्र में गन्ने की खेती के लिए, उन मजदूरों का भी एक अलग समस्या वहां पे चलती है। उन मजदूरों के नाम पे बहुत सारे बड़े बड़े राजघरानों ने पॉलिटिक्स की, चुन के आए और आज भी चुन के आ रहे, लेकिन उनको आज तक कोई समाधान नहीं दे पाए। तो ये समाधान देने का जो काम है ना सर, वही तो लीडर का काम है और वही तो सत्ताधारियों का काम है। वो करने में ये पूरी तरह से असफल रहे। इसीलिए हम बार बार मांग करते हैं सर कि एक विजनरी लीडर के हाथ में एक बार आप सत्ता देके देखिए। अगर इन चीजों में बदलाव नहीं आया तो आप जो चाहिए कर लीजिएगा। केदार जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम मोदी जी का, बीजेपी का कहना है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, बोले लोकतंत्र को एक ऊंचा लेवल पे लेके गया, महिला को अपने स्थान देने में, अपने हक दिलाने में इस विल बहुत काम आएंगे। एब्सोल्युटली हिस्टोरिक, बीजेपी का कहना, मोदी जी का कहना है। हाउ डू यू सी इट? कांग्रेस डिफर्स, कांग्रेस का अलग राय है, मनसे का क्या व्यूज है इस बिल के बारे में? सर इस पे मुझे लगता है मेरे पार्टी के नेताओं ने अब तक ऑफिशियल स्टैंड दिया है, यानी मैंने तो सुना नहीं कहीं पे। लेकिन अगर ऐसी कोई अच्छी बात हो रही है तो उसको अच्छा कहने में भी कुछ बुराई नहीं है। अगर महिलाओं को रिजर्वेशन मिलने जा रहा है और अगर महिलाओं का स्थान वहां पे बढ़ने वाला है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर इसमें मेरी पर्सनल राय अगर आप पूछोगे तो मैं ऐसे कहूंगा कि अगर महिलाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है तो उस रिजर्वेशन में वो महिला खुद सक्षम होके वहां पे चुन के जाए, ना कि किसी की वाइफ होने के नाते से जाए या किसी को और कुछ होने के नाते से जाए। अगर महिलाओं को स्थान मिल रहा है तो वहां की सक्षम महिलाओं को आगे लाके उनको संधि देने का काम करना चाहिए। हमारी पार्टी की अगर बात करें सर, तो हमारी पार्टी में तो राज साहब ने बहुत सारी महिलाओं को उनकी कैलिबर के अनुसार उनको स्थान दिया, उनको नगर सेवक तक वहां पे बनाया, असेंबली की सीट्स भी लड़वाई, एमपी की सीट्स भी लड़वाई। तो हमारे यहाँ तो सर ये चीज बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अभी बाकी पार्टी अगर सामने आ रही है और वो रिजर्वेशन देके महिलाओं को स्थान देने की कोशिश कर रही है तो इसका स्वागत होना भी जरूरी है। राइट, थैंक यू सो मच केदार नायक साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिल्कुल हमेशा सच बोलने के लिए। इसके लिए और भी और भी धन्यवाद आपका। और एक बार फिर आपको बोल रहा हूँ कि आपको बड़ी मतलब आपको फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए साहब। क्या आप कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। ओम श्री गणेशाय नमः। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Right, and Ketan Naik Saab, and he's absolutely right. There is
There has to be a very practical solution to what's happening in Marathwada, but they won again. Let's be very clear. Now, I'm surprised at Viren Shah. I don't know why he went to the Supreme Court. The law is very clear. Signages also have to be in the language of the state that you are in. You cannot have an exception. Why should you object at all? I still don't understand. There's plenty of space on a signage. What's the point? You can write it in English. It's already there in English. You just need to write it in Marathi. What's the problem? And I don't know why they decided to go to the court, and I don't know why some other retailers also joined them. And do you think people are going to forgive them for that? I don't think so. I don't think so. You earn your money here, you earn everything over here, and you don't want Marathi to come anywhere near you. I think it'll be much better if you shift out. Right, that's just about it for the show. And if you haven't subscribed to the channel already, aap zarur subscribe kare. We do have a few comments, I believe. I think we have a few comments. Can we take a look, please, at some of the comments which have come in? No action still against Biduri. मेरा बहुत मोहब्बत फैलाई भड़वो सालो स्टालिन क्या बोला हिंदुइज्म के बारे में right okay isn't that lovely but that's Stalin's responsibility. Stalin does not report to all the rest of the people. Rashmika Mandana's first look from Ranbir Kapoor star of film, very very super film. We are eagerly waiting. Good luck, congratulations, Raghavendra. Good, all those people who are interested in these kind of films. Good for them. Kejriwal priority, poorest of the poor. ये कांग्रेस से भी बड़ा नाग साबित हुआ. Ankit Mishra, NU1JZ. Right. And this is that was a green screen. The Dahisar Bhayandra Link Road project. Godfrey, joint venture between Mumbai Municipal Corporation and Meera Bhayandra won't participate. The project will hang and people will suffer for a long time. Sudhakar Mandrekar. That's what the gentleman says. This was Godfrey joining us from London when he pointed this out. Right. Exactly. So, आप सब लोग कोशिश करें, आप comments करें, respond करें. It's really lovely to hear what all of you have to say, even though sometimes what you say is somewhat offensive, but all the same, it's okay. It's democracy. It's freedom of speech. And here, there is no censorship. So do send in your comments and do subscribe to the channel. Channel को आप subscribe करें अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.